Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में खूब व्यस्त हैं। तैयारी आप वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं। वनडे एंट्रेंस में आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, सुपर टेट दें या फिर लोअर पीसीएस दें, हर जगह जीके जीएस का जो है रोल हो गया। तो अब जीके और जीएस को आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है, करंट अफेयर्स आता है, कंप्यूटर आ गया, पारिस्थितिकी पर्यावरण आ गया। तो हर एक टॉपिक को आपको सहेजते हुए चलना होगा। मित्रों, जीके जीएस का असीमित रोल है। आज की डेट में हर एक परीक्षाओं में 10, 20, 30 प्रश्न पूछने की परंपरा हो गई है, लेकिन पढ़ना सब है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और पारिस्थितिकी पर्यावरण सब कुछ पढ़ना होगा। और इन सबको समेटने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। तो जो भी बुक आपके पास है, बुक तो पढ़ते ही रहें, साथ में आपको अभ्यास की भी ज़रूरत होगी। अभ्यास आपको करना है। आज अभ्यास के क्रम में ही हम यहाँ पे टेस्ट पेपर 5 लेकर के आए। इसमें भी प्रत्येक टेस्ट की भांति 50 प्रश्न लाया गया है। 50 प्रश्नों का जो संकलन है वो हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, इकोनॉमी से है, ज्योग्राफी से है, साइंस से है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, जिससे अब आप हिस्टोरिकल ट्रस्ट देख सकते हैं। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। पहले क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, आपसे कह रहा है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का जो नाम है मित्रों, अभिधम्म पिटक है। क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का चयन कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं, 3 खंडों में प्रश्न पूछा गया है, इनको कोरिलेट करके आपको बताना है। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए गए। बिल्कुल, वेदत्रयी में यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं जोड़ा गया। दूसरा विकल्प कह रहा है छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, छंदोपनिषद को सबसे पुराना माना जाता है। ये भी सही है। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो कूट है उसमें कह रहा है 2 और 3 सही है, नहीं। 1 और 3 सही है, नहीं। 1 और 2 सही है, नहीं। 1, 2, 3 सभी सही हैं, इसलिए जो राइट आंसर्स बैठेगा वो अपना डी विकल्प बैठेगा। आगे चला जाए, 3 नंबर क्वेश्चन प्यारा प्रश्न है। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? होलोसीन है, प्लेस्टोसीन है, पोलियोसीन है और ए और सी दोनों है। आपसे कह रहा है कौन सा युग है जो मानव सभ्यता से ताल्लुक रखता है? तो होलोसीन जो है ये मानव युग से जुड़ाव रखता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपसे कह रहा है प्रशासन के संदर्भ में सुमेल कीजिए। विभाग दिया गया और संबंधित कार्य दिया गया है। कूट में फिर से आपको आंसर चुनना होगा। कूट पे अगर आप गौर करोगे तो दीवान ए अर्ज की अगर बात आए तो ये सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला होता है। दीवान ए अर्ज क्या है? सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। दीवाने रसालत की अगर बात करते हैं, दीवान ए रसालत का जुड़ाव कहाँ से होता है? तो विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग होता है। दीवाने इंसा की अगर बात करते हैं, दीवाने इंसा संचार मंत्री होते हैं। और दीवाने विजारत की अगर बात करते हैं तो ये आपका वित्त विभाग देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो जो ए विकल्प है उसमें आपका CBDA है, यही आपका सही जवाब बैठ रहा है। बाकी में सभी में जो है उपयुक्त आंसर्स नहीं ढूंढा जा रहा है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ा जाए। कह रहा है निम्नलिखित बहमान शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने, महमूद गमा ने या फिर इस्माइल आदिल शाह ने? बहमान शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद को बनवाने का काम किया? तो आदिल शाह के द्वारा कर्नाटका के बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया गया था। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ा जाए। सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? सोने का सिक्का है विश्वा,
तांबे का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, या फिर भूमि मापने की इकाई है। सल्तनत काल में विश्वा शब्द आया था। विश्वा शब्द जो है चांदी का सिक्का है। सही जवाब चांदी के सिक्के के रूप में लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? कृष्णदेव राय ने कराया, देवराय प्रथम ने कराया, राम राय ने कराया, या फिर हरिहर ने कराया है? विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पे बांध का निर्माण किसने करवाया मित्रों? देवराय प्रथम के द्वारा ये काम करवाया गया था। तो विकल्प आप सब देवराय प्रथम लगाओ, सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित किया था, इल्तुतमिश था वो, इब्राहिम सरकी था वो, या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय रहा, या फिर मोहम्मद गेसुदराज रहा है? भारत का वो पहला शासक है जिसने उर्दू को अपना राज्य की राजकीय भाषा घोषित की। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इसके लिए सही जवाब होंगे, सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो आपसे कह रहा है समयानुसार इन्हें व्यवस्थित करिए, यानी कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। विकल्प आपके सामने है। फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाना। इनको अगर आप सीक्वेंस वाइज लगाते हैं तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा, 1 नंबर पे फॉरवर्ड ब्लॉक, और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाना दूसरे नंबर पे जाएगा। अगस्त प्रस्ताव तीसरे नंबर पे चलेगा, और आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 4 नंबर पे होगा। तो थर्ड वाला विकल्प सबसे लास्ट में 3 जगहों पे है, लेकिन जो राइट आंसर है वो सी विकल्प में है, 1 4 2 3, 1 4 2 3। सही जवाब सी इज द राइट आंसर लगा लो। प्रश्न संख्या 10 की बारी आती है मित्रों। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था। मुसलमानों के लिए बनाया था, एग्लो इंडियंस के लिए बनाया था, भारतीय ईसाइयों के लिए बनाया था, या फिर दलितों के लिए बनाया था? अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया, तो दलितों के लिए बनाया गया था मित्रों। सी जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आ रहा है। पूछा गया ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? डफरिन के टाइम, कर्जन के टाइम, लिट्टन के टाइम, डलहौजी के टाइम? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो सबसे लास्ट वाला और प्रमुख विस्तार हुआ है वो किसके टाइम पे हुआ? डलहौजी के टाइम पे हुआ। डी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित की थी? 1879 में, 1883 में, 1881 में, या फिर 1885 में? भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित की मित्रों? 1883 में पारित हुई थी, 1883 से जवाब होगा। आगे चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बारी आती है। पूछा गया वर्ष 1922 में साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका आंदोलन का नेतृत्व संभाला गया था। डी विकल्प अपना राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, आरसी दत्त हैं, और एमजी रनाडे का नाम दिया। दादा भाई नौरोजी के धन उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है, तो दादा भाई नौरोजी के धन उत्सरण सिद्धांत का विश्वास सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। विकल्प आप सी के साथ राइट आंसर चुनना। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, या फिर फिरोज शाह मेहता ने? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है वो किया जाता है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 अपनी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार
निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है, कौन सा है वो? तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित होता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? संयुक्त संसदीय समिति का जो प्रेसिडेंट होता है उसका मनोनयन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? तो लोकसभा का अध्यक्ष उसका मनोनयन करता है। आपका राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ा जाए। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 55वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन या फिर 70वां संविधान संशोधन? राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किसमें की गई? तो 59 संविधान संशोधन जब हुआ है, 59वां संविधान संशोधन, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई। आगे 19 नंबर प्रश्न आ रहा है। पूछा गया शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? गत वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने पर, गत वर्ष के कार्यक्रमों के निष्पादन पर, योजना उत्तर कार्यक्रम हेतु शून्य आवंटन करने पर या फिर गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है मित्रों? तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर आधारित होती है। विकल्प डी के साथ उपयुक्त आंसर है। आगे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। पूछ रहा है मित्रों मौलिक अधिकार किसकी सुरक्षा की गारंटी देता है? नागरिकों को व्यापारियों के शोषण से बचाता है, नागरिकों को स्वच्छंद शासन से बचाता है, देश की सुरक्षा से और नागरिक का सम्मान से। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा गारंटी देता है मित्रों? तो मौलिक अधिकार जो रक्षा देता है वो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से बचाने की गारंटी देता है। बी विकल्प राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म या अनुच्छेद सही सुमेल नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति है। हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है। हाँ है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकारिता है। बस यही गलत है। विकल्प बी के साथ आप परफेक्ट आंसर चुन लो मित्रों। बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिलेख न्यायालय होना 124, यही गलत है। ए विकल्प आपका सही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार किसकी गारंटी देता है? नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। नागरिकों के स्वच्छंद शासन से गारंटी देता है। 20 का भी है। 22 अगर देखा जाए, आपसे कह रहा है मित्रों 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली जो पवन है, हवा है, क्या कहलाती है? पछुआ हवा, मानसूनी हवा, व्यापारिक हवा या फिर सागरीय हवा? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे साल चलने वाली जो हवा है उसको पछुआ हवा कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? नामचा बरवा है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है मित्रों? सबसे पूर्वी नामचा बरवा सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? हेच्योर कहलाती हैं, स्पॉट हाइट कहलाती हैं, कंटूर कहलाती हैं या फिर आइसो हाइट कहलाती हैं?
कोई नक्शा है उसकी ढाल को दिखाने के लिए खींची गई जो असंबद्ध रेखा है उसके लिए एक शब्द आता है हेच्यूर। सही जवाब फर्स्ट विकल्प है। आगे चलें 25 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत उपमहाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? अर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है मित्रों? अटलांटिक महासागर का ज़्यादा विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। डी विकल्प राइट आंसर्स बैठेगा। आगे चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से या फिर विद्युत स्थगित क्षेत्र से? धारावाहक चालक का जो संबंध है किससे है मित्रों? तो चुंबकीय क्षेत्र से उसका ताल्लुक होता है। फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। 27 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, हिग्स बोसान की उपस्थिति में पुष्टि किसकी औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य सिद्ध करेगी मित्रों? मानक प्रतिरूप और अर्धऋजु सिद्धांत दोनों कर देंगे, सभी चारों मूल बलों का एकीकरण कर देगा, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप कर देगा या फिर मूल कणों के द्रव्यमान कर देंगे। हिग्स बोसान की उपस्थिति ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप कर देगा मित्रों। सही जवाब इसी के साथ चुन लो। आगे चलें 28 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? एक मूल तत्व है, एक यौगिक है, लोह और धूल का मिश्रण है या फिर जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है? नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पे जंग लग जाता है, जंग के संदर्भ में कौन सही है मित्रों? तो लौह और धूल का मिश्रण एकदम फिट बैठता है, फिट बैठेगा? नो, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पे जब जंग लगता है मित्रों, जंग एक यौगिक बनता है, यौगिक। विकल्प बी के साथ राइट आंसर बैठेगा। आगे चलें 29 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया हैबार प्रतिक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? कूट के अनुसार आप सही जवाब चुनिएगा। हैबार प्रतिक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है मित्रों? निकेल, प्लैटिनम, लोहा। कूट में केवल एक, केवल 3, केवल 2, इनमें से कोई नहीं, तो केवल 2 लगाओ, लोहा उपयोग किया जाता है। हैबर प्रतिक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा का। बी विकल्प राइट आंसर्स लगा लो। प्रश्न संख्या 30 की बारी आती है, आपसे पूछा गया एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन? तो SPDF आपने देखा होगा, एम कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है तो 18 होते हैं। सही जवाब डी के साथ चुन लो। 31 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है, बेरियम नहीं है, रेडियम नहीं है या फिर पोटेशियम नहीं है? कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है पोटेशियम। सही जवाब डी के साथ चुन लो। आगे चलें 32 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? प्रबल क्षारक है, प्रबल अम्ल है, मृदु क्षारक है, मृदु अम्ल है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात आए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मृदु क्षारक है। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए मित्रों तो आपसे कह रहा है निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? जर्म कोशिकाएं, एलोसोम्स, ऑटोसोम्स या फिर प्योलोट्रोपिक? लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो एलोसोम्स जो है लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं। सी विकल्प राइट आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? फिर ये ट्रैक्शस कहते हैं,
बेट्रेट्रक्सस कहते हैं, मोनोकाइंट्रस कहते हैं या फिर एम्फ्रेट्रक्सस कहते हैं। एक सिरे पे फ्लैजेला होता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है? मोनोट्राइकस कहते हैं। डी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए 35 नंबर आता है, आपसे पूछा गया निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका द्रव्य है, प्लाज्मा झिल्ली है, खाद्य रिक्तिका है और संकुचनशील रिक्तिका है। कौन सा कोशिकांग अमीबा के जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका सही जवाब होगा। आप यहाँ पे डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलें। त्वचीय श्वसन होता है पक्षियों में, केंचुआ में, इंसानों में या फिर मछलियों में? त्वचीय श्वसन होता है केंचुआ में, त्वचा से श्वसन हो जाता है। विकल्प आप केंचुआ लगाओ। सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 37 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, कह रहा है मित्रों मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जन अम्ल कौन सा होता है? एंटासिक होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विकल्प डी के साथ राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न पे चलें। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर रीढ़ की हड्डी? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कर लेता है? तो पश्च मस्तिष्क जो है, पीछे वाला जो दिमाग है, सिर है, वो जो है उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। 39 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। टेरिडोफाइटस समूह के पौधे निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइटस समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प, पत्ते, तना और जड़ें? सही जवाब फूल है, पुष्प है। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। और आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? क्लोरोफिल है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है या फिर सूर्य का प्रकाश है? पौधे में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत बताया जाता है मित्रों, वो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट। ए विकल्प लाइट आंसर चुन लो। आगे चलें। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। थोड़ा सा भाषा जटिल है, क्वेश्चन समझिएगा। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मृदा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? एक बार फिर से क्वेश्चंस को समझो। कोई भी ऐसी वस्तु जो तरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाती हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से अपने हिसाब से उसको मुद्रा का दर्जा यानी पैसे का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाएगा? बैंक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, मुद्रा जो है वस्तु मुद्रा या फिर प्रतिनिधि मुद्रा? तो इसके लिए एक शब्द आएगा वस्तु मुद्रा। बी विकल्प राइट आंसर्स बैठेगा। बयालीस नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए संबद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय कुछ जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। विकल्प फर्स्ट के साथ लगा लो। आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? वृक्षों के संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है, नदी जल संरक्षण से है या फिर शिशु भ्रूण से है? विश्नोई आंदोलन की अगर बात आती है, वृक्षों के संरक्षण से रहा है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुन लो। 44 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? टैगा है, अमेजॉन वर्षा वन है, भारतीय मानसून है, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादरें हैं? सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन पर सबसे पहले प्रभावित हो जाता है,
तो वो आपका है आर्कटिक और ग्रीनलैंड का हिमचादर, विकल्प डी के साथ परफेक्ट आंसर्स बनाओ मित्रों। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1941 में, 1951 में, 1961 में या फिर 1971 में? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ मित्रों? 1961, 1961 सही जवाब है। और आगे चलें, 46 नंबर क्वेश्चन आता है। 46 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? दिए गए कूट में उसका सही उत्तर आपको चुन लेना है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, हाँ पाई जाती है। सिम्पोह जनजाति अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, बिल्कुल। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। तो सभी एकदम फिट हैं, इसलिए डी विकल्प, इनमें से सभी जोड़े सही हैं। डी विकल्प आप राइट आंसर्स चुन लो। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। वर्ष 2024, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कायमेल्ड यानी उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था? यूएन ने, WHO ने, यूनेस्को ने या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने? 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेल्ड वर्ष किसने घोषित किया मित्रों? कैमेल्ड वर्ष की अगर बात आए तो उष्णगण जो घोषित हुआ ये यूएन के द्वारा घोषित किया गया। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात आती है, एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली सही जवाब बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर चुन लो। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भोपाल में, जयपुर में, ग्वालियर में या फिर दिल्ली में? एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मित्रों? जयपुर में है, राइट आंसर सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पढ़ा जाए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए कौन सा वर्ष चुना गया, यानी किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2014, 2016, 2015, 2017? अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ मित्रों। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स चुन लो। अब बारी आती है बताने की आपने इन 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं स्वर्ण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।